चैप्टर 145 स्ट्रिप पर हाथ फेरना। सुबह के 4 बजे एसआर विला में शिवाय और आरवी के कमरे में आरवी पूरी तरह से शिवाय के ऊपर चढ़कर अपने मुंह को उसके गर्दन में छुपा कर सो रही थी। वही शिवाय का एक हाथ आरवी के पिछली कमर पर था तो दूसरे हाथ उसके बालों में, और वह दोनों पूरी दुनिया जहां से छुटकारा पाके आराम से सो रहे थे। तभी एकदम से उस अंधेरे कमरे में फोन की रिंग की आवाज गूंजने लगी। पहले रिंग में ना तो शिवाय उठा नहीं आरवी, लेकिन दूसरी रिंग में शिवाय का नींद एकदम से खुल गया और वह अपने चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर अपने बगल में रखी हुई फोन पर गया। जब फोन पर वह ऋषभ नाम फ्लैश होते देखता है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वह अभी बहुत ही सुकून से सो रहा था और वह नहीं चाहता था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। जब फोन रिंग करके बजना बंद हो गया तब शिवाय को अपने ऊपर किसी का होने का एहसास हो गया और वह जान भी गया कि उसके ऊपर कौन सो रहा है। इसलिए वह अपने हाथों से धीरे धीरे आरवी के सर को सहलाते हुए अपने चेहरे को आरवी की तरफ किया तो देखा कि आरवी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके गर्दन में सर छुपा कर सो रही थी, जिसे देखकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वह फिर अपने दूसरे हाथ, जो कि आरवी के कमर के शर्ट के ऊपर था, उसे धीरे से आरवी के टी शर्ट के अंदर डाल दिया और फिर अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ सहलाते हुए ले जाने लगा। तभी वो बीच में ही अपने हाथ को रोक कर आंखें बंद करके बोला, शिवाय यू कैन डू इट। शिवाय तुझे जानना होगा कि क्या वाइफी हमेशा क्यों इनरवियर पहनकर रहती है। और फिर वह लंबी सांस छोड़कर अपने हाथ को और ऊपर ले जाने लगा। तभी उसका हाथ आरवी के इनरवियर के स्ट्रिप पर गया तो उसने अपने हाथ को वहीं पर रोक दिया और धीरे धीरे वह अपने हाथ को वहीं पर फिराकर ऑब्जर्व करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बहुत संतुष्ट हो गया तो अपने हाथ को आरवी के टी शर्ट के अंदर से निकाल देता है। तभी एकदम से फिर से फोन रिंग करने लगा तो इस बार शिवाय इमोशनलेस फेस के साथ फोन को देखता है तो पाता है कि इस बार भी ऋषभ का ही कॉल आया था। तो वो फोन को अपने हाथ में उठाते हुए बोला, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। इतना कहकर वो फोन उठाकर अपने कान के पास लगा लेता है। तभी उधर से ऋषभ की घबराहट भरी आवाज आई, बिग बॉस। जिस पर शिवाय सिर्फ हूँ बोल देता है। तो उधर से ऋषभ फिर से बोला, बिग बॉस, राम सर का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर शिवाय भावहीन चेहरे के साथ बोला, और कोई खबर? तो ऋषभ अटकते हुए बोला, बिग बॉस, गाड़ी में बड़ी मैडम भी थी। तो शिवाय अपनी आंखें बंद करके बोला, कब हुआ? तो ऋषभ बोला, कल रात को, जब राम सर और जानकी मैडम राजपूत हवेली से ओबेरॉय मेंशन आ रहे थे। तो शिवाय फोन काट दिया। फिर एक नज़र अपने ऊपर सोए हुए आरवी की तरफ देखकर बोला, अगर इस पिद्दी ने सुबह उठा और मुझे सामने नहीं देखा तो फिर बवाल हो जाएगा। इतना बोलकर वह एकदम से आरवी उठाते हुए बेड से उतरा। और फिर आरवी को आराम से बेड पर सुलाकर जल्दी से क्लोजेट में जाकर ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनकर बाहर आता है और फिर आरवी को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। आर हॉस्पिटल। सुबह के 4 रहे थे, लेकिन पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि शहर के सबसे बड़े परिवार ओबेरॉय फैमिली की बहू और राजपूत फैमिली की बेटी आईसीयू में थी, जिसके कारण कोई भी डॉक्टर और नर्स चैन से नहीं रह पा रहे थे। वह सब जल्दी जल्दी अपने काम कर रहे थे ताकि उनका नर्क का दर्शन ना हो सके। वही राम ओबेरॉय जानकी जी के वार्ड के बाहर खड़े थे। उनके शर्ट पूरे खून से लाल हो चुके थे और माथे पर भी चोट लगा हुआ था, जिससे खून टपक रहा था, लेकिन उनको तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही उनके साथ अरिताज रायजादा भी थे। उनके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे, क्योंकि अभी तक अरिताज जी ने कितनी बार राम जी से कहा था कि अपना इलाज करवा, लेकिन मजाल कि राम जी यहाँ से हटे। तभी पीछे से केशव जी राम जी के पास बढ़ते हुए उनको आवाज लगाते हुए बोले, भाई साहब, पहले जाकर जल्दी से खुद को इलाज करवाइए।
लेकिन राम जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, न ही वो यहाँ से गए, जिस पर केशव जी गुस्से में उसके पास आकर उनके हाथ को पकड़कर एक दूसरे वार्ड में ले जाकर खड़े करते हुए बोले, अगर आपको कुछ हो गया तो भाभी को क्या जवाब दूंगा मैं। और फिर बोले, पहले जल्दी से खुद का ट्रीटमेंट करवाइए, फिर बाहर आना। इतना बोलकर वह बाहर निकल गए। जब वह बाहर आए तो बाहर का नजारा देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि सामने अरहान और निकेश बुरी तरह से डॉक्टर से बहसबाजी कर रहे थे। तो केशव जी जल्दी से उनके पास आकर तेज आवाज में बोले, क्या हो रहा है। जिस पर वह डॉक्टर, जो करीब 50 साल होगा, वह बोला, सर मैडम का खून बहुत ज्यादा बह चुका है, जिसके कारण उनका बॉडी काम करना बंद कर दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, जिससे ब्लड तो रुका चुका है। लेकिन उनकी बात पर केशव जी बोले, लेकिन क्या। तो डॉक्टर बोले, मैडम के शरीर के अंदर पॉइजन या फिर कुछ केमिकल पाया गया है। जिस पर केशव जी हैरान हो गए। तभी निकेश चिल्लाते हुए बोला, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, एक्सीडेंट तो कार का हुआ था और मॉम को एक बुलेट लगी थी, तो उनके अंदर पॉइजन कहाँ से पाया जा सकता है। जिस पर डॉक्टर अपना सर झुकाकर नीचे खड़ा हो गया। उनके इस तरह खड़े रहने से अरहान और निकेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वह गुस्से में डॉक्टर की ओर बढ़ने लगे। वही डॉक्टर डरते हुए अपना कदम पीछे करने लगा। तभी केशव जी बोले, शांत हो जाओ तुम लोग। और फिर डॉक्टर से बोले, डॉक्टर क्या भाभी अभी ठीक है। जिस पर डॉक्टर कपकपाते हुए बोला, हमने फिलहाल के लिए मैडम का ट्रीटमेंट करके बुलेट निकाल दिए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे हैं उनके अंदर कौन सा पॉइजन या फिर केमिकल दिया गया है। जिस पर केशव जी गुस्से में अपना वर्ड चबाते हुए बोले, आप इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। तो डॉ हिम्मत करके बोला, कैसे भी करके आपको 5 घंटे के अंदर डॉक्टर प्रणय को ढूंढना होगा और 24 घंटा के अंदर डॉक्टर AR को। उनकी बात सुनकर सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टर प्रणय इंडिया का सेकंड टॉप डॉक्टर है, वही डॉक्टर AR फर्स्ट। डॉक्टर यह बात बोलकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से अरिताज जी, जो कि डॉक्टर की पूरी बात सुन चुके थे, वो आकर बोले, क्या आप उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते, आप भी तो टॉप डॉक्टर है ना। जिस पर वह डॉक्टर बोला, सर बात यह है कि ये दोनों डॉक्टर टॉप के डॉक्टर है और इनसे तभी मुलाकात हो पाती है जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो। वही डॉक्टर की बात सारे लोगों को परेशानी में डाल दी थी, लेकिन अरहान चुपचाप वहां से निकलकर एक कोने में जाकर फोन लगाता है, तो एक रिंग के बाद फोन उठ जाता है और उधर से एक भारी कर्कश भरी आवाज आई, बोलो बिन ब्याहे बाप क्यों याद आया मैं। जिस पर वो धीमे में आवाज में बोला, आई नीड यू। तो उधर से वह इंसान बोला, कब। तो अरहान फिर से बोला, 2 घंटे के अंदर। उसके इतना कहते ही फोन कट गया और अरहान अपना पसीना पोंछते हुए वापस उन लोगों के पास चला गया। इधर केशव जी, अरिताज जी और निकेश अपने अपने कांटेक्ट यूज करके सारे लोगों के पास कॉल लगाने लगे, ताकि इन दोनों डॉक्टर से वह मिल पाए, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ मिल रही थी। वही अरहान को वापस आता देख निकेश बोला, भाई आप कहाँ चले गए थे। जिस पर अरहान कुछ बोलता उससे पहले ही उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। तो वह चारों मिलकर गेट की तरफ देखने लगे, तो उधर से शिवाय अपने लंबे लंबे कदमों से नजदीक आ रहा था। शिवाय को अपनी ओर आता देख निकेश और अरहान एक दूसरे की ओर देखकर इशारे में पूछे, इसे कैसे पता चला एक्सीडेंट के बारे में। तो निकेश आंखों की आंखों में, मुझे क्या पता। तो अरहान ने भी न में सिर हिला दिया। वही केशव जी भी चिंता में थे। तभी शिवाय उन लोगों के पास आकर अपनी सर्द आवाज में बोला, कैसी है। जिस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। तो शिवाय अपने गुस्से भरी नजरों से उन चारों की तरफ देखता है। वही उसको गुस्से में देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। तभी अरिताज जी बोले, भाभी के शरीर में जहर पाया गया है और उनको निकालने के लिए हमें डॉक्टर प्रणय को 5 घंटे और डॉक्टर AR को 24 घंटे के अंदर लाना होगा। उनकी बात सुनकर शिवाय की मुठियां भींच गई और वह अपनी लाल आंखों से अरहान की तरफ देखा। तो अरहान सकसपा के बोला, डॉक्टर प्रणय 2 घंटे में मुंबई से दूर जंगल वाले फार्म हाउस में आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर AR इतना बोलकर वह चुप हो गया। वही शिवाय एक नज़र उन्हें देखता है और फिर जानकी जी की वार्ड की तरफ बढ़ जाता है।
जब वह वहां पहुंचता है तो देखा है कि राम जी की नजर सिर्फ वार्ड के अंदर था और उनकी हालत भी काफी खराब लग रही थी देखने में। वही राम जी भी एक नजर शिवाय को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। तभी शिवाय उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, आप मेरी मॉम को भी सेफ नहीं रख सकते, किस लिए आपत्ति है? इससे अच्छा तो मेरी मॉम अकेले ही रहती। और आप उन्हें राजपूत विला क्यों लेकर गए थे? क्या आपको नहीं पता था वहां कितना बड़ा खतरा है? तभी उसके पास कैप्टन का कॉल आ गया तो वह वहां से थोड़ा दूर चला गया। वही राम जी बस एक तक वार्ड की ओर ही देख रहे थे लेकिन उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनमें आंसू के बूंदे थे लेकिन वह उन्हें बहने नहीं दे रहे थे। इधर शिवाय के फोन पर कैप्टन का भारी भरकम आवाज आया, बिग बॉस ओबेरॉय मेंशन और रायजादा मेंशन पर भी हमला होने वाला है। जिस पर शिवाय कुछ नहीं बोला तो उधर से कैप्टन की आवाज आई, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बिग बॉस क्या करना है? जिस पर शिवाय बोला, आई डोंट केयर। इतना कहकर फोन काट दिया। वही इधर अरहान और निकेश को भी मालूम चल चुका था कि ओबेरॉय मेंशन और रायजादा मेंशन अटैकर्स का नेक्स्ट टारगेट है और उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता चला था कि जानकी जी और राम जी पर हमला किसने किया था। जैसे ही यह खबर उन्हें मिली वो तुरंत केशव जी और अरिताज जी के पास गए और यह बात उन्हें बताया। जिस पर अरिताज जी बोले, हमें जल्दी से जल्दी परिवार वालों को सेफ जगह पर शिफ्ट होगा। तो केशव जी बोले, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारा सेफ जगह भी सेफ होगा कि नहीं परिवार वाले के लिए, इसलिए हमें ऐसा जगह ढूंढना होगा जहां के बारे में किसी को नहीं पता चले। कुछ देर सोचने के बाद अरहान बोला, मेरे पास एक जगह है जहां पर मॉम भी सेफ रहेगी और हमारे फैमिली भी। चैप्टर 146 कमीनी खून तो राजपूताना और ओबेरॉय का है। जिस पर सारे लोग उन्हें देखने लगे तो अरहान बोला, आप लोग मॉम को देखिए, मैं नील और माहिर मिलकर ओबेरॉय मेंशन और रायजादा मेंशन को खाली करवाते हैं। जिस पर उन्होंने सिर हिलाया तो अरहान वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसी हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में शिवाय और अरहान एक दूसरे के सामने खड़े थे। वही अरहान परेशान लग रहा था लेकिन शिवाय एक्सप्रेशनलेस खड़ा था। तभी अरहान बोला, डॉक्टर यार से तेरा कांटेक्ट हुआ? जिस पर शिवाय बोला, नहीं। तो अरहान बोला, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं उसे ढूंढने के लिए। जिस पर शिवाय बोला, काफी है। तो अरहान चुप हो गया और फिर कुछ मिनट बाद बोला, हम मुंबई शहर के जंगल वाले फार्म हाउस पर मॉम को शिफ्ट कर रही हैं और साथ साथ पूरी रायजादा और ओबेरॉय फैमिली को। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिस पर शिवाय कुछ नहीं बोला तो अरहान बोला, बुआ, फूफा जी और उनके बहू बेटा भी आए हुए हैं, उन्हें भी मोम से मिलना था। जिस पर शिवाय बोला, क्या उन्हें भी फार्म हाउस शिफ्ट करना होगा? तो अरहान बोला, वह मानेंगे नहीं। और फिर तू भी तो जानता है दादी उनकी कितनी बात सुनती है। तो शिवाय कुछ नहीं बोला और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अरहान बोला, आज जिंदगी में पहली बार तूने इतना शब्द बोला होगा शिवाय। नहीं तो तेरे मुंह से एक लफ्ज सुनने के लिए हम पूरे परिवार वाले तरस जाते थे। इधर मुंबई शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा था जिस पर आरके विला लिखा हुआ था। वही उस पूरे बिल्डिंग के अंदर शांति छाई हुई थी, चारों ओर सिर्फ अंधेरा था शिवाय एक कमरे का, जो कि 3rd फ्लोर का कोने वाला कमरा था जिसमें हल्की लाल रोशनी जल रही थी। उसी कमरे में एक लड़की जिसकी उम्र करीब 24 या 25 साल होगी, वह पीठ के बाल बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। उस लड़की की आंखों में अनेकों दर्द दिख रहे थे लेकिन वह बस चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। वहीं इसी फ्लोर के हॉल में आरके सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी सर झुकाकर बोला, सर प्लान फ्लॉप हो गया। उसके इतना बोलते ही आरके की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा और वह सोफे से उठकर झटके से उस आदमी के सर को कांच के बने दीवार जो कि उस हॉल के चारों ओर थे उस पर मार देता है, जिससे उसे लड़के के सर से खून बहने लगता है। तभी आरके अपनी कर्कश आवाज में बोला, गेट लॉस्ट। उसके इतना बोलते ही वह आदमी डर के मारे भाग गया। वही आरके पास में ही रखे वाइन के बोतल को उठाकर अपने मुंह में लगाकर शराब पीने लगता है
और पूरा बोतल खाली करके वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे से उस लड़की के कमरे में आया जिसमें वह लड़की लेटी हुई थी। जब वह कमरे में आया तो देखा कि कमरे में हल्की हल्की लाल लाइट जल रही है। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी हुई लड़की पर गई। उसको देखते ही वह लड़का अजीब सी स्माइल करते हुए बोला, बीवी पति के आए बिना ही सो गई। उसके इतना कहते ही वह लड़की एकदम से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तभी आरके उस लड़की को ऊपर से नीचे घूरता है। वही वह लड़की नीचे ट्राउजर और ऊपर रेड कलर के शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वो एकदम से डर के मारे बेड के कोने में खड़ी हो जाती है। वही आरके जाकर एकदम से बेड पर पीठ के बल लेट जाता है और उसका आधा पैर नीचे जमीन पर लटक जाता है और फिर अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखकर बोला, क्या तुमने नहीं सीखा कि पति को जब बिस्तर पर आराम करना होता है तो पत्नी को सारे कपड़े, शूज और टाई खोल देना चाहिए। जिस पर वह लड़की जल्दी से आरके के शर्ट को पहले खोलती है, फिर उसके पेंट के जिप को खोलकर पैंट निकाल देती है और धीरे से नीचे जमीन पर बैठकर शूज को भी निकाल देती है। अब आरके सिर्फ अपने बॉक्सर में उस लड़की के सामने लेटा हुआ था। वही वह लड़की अब आरके के सामने सर झुकाए खड़ी थी। तभी आरके चिल्लाते हुए बोला, मेरा बॉक्सर कौन खोलेगा, तेरा बाप या तेरा भाई या फिर तेरी वो मखमली बहन। उसके इतना बोलते ही उस लड़की के आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे, लेकिन वह एक कदम भी वहां से नहीं हिली। जिस पर आरके को गुस्सा आया और वह एक झटके से बेड से खड़ा होते हुए बोला, मैंने क्या बोला। जिस पर वह लड़की अटकते हुए बोली, मैं अगर खोलूंगी तो आप फिर से मेरे शरीर के साथ खेलेंगे। उसके इतना कहते ही आरके एकदम से एक थप्पड़ उस लड़की को मार के उसके बालों को खींचते हुए बोला, क्या बोली कामिनी, साली ज्यादा तेरी जुबान चलने लगी है, अभी तुझे बताता हूँ। इतना बोलकर वो 2 कदम दूर होकर बोला, रिमूव योर शर्ट। जिस पर वो लड़की न में सिर हिलाने लगती है, लेकिन आरके तभी अपने कड़कते हुए आवाज में बोला, नहीं। तो उसके इतना कहते ही वह लड़की जल्दी से शर्ट को खोलकर साइड में फेंक देती है। अब वह उसके सामने पूरी तरह इनरवियर में खड़ी थी। वही आरके उसके बॉडी को देखकर पगला सा गया और तुरंत से अपने हाथ को उसके पेट पर ले जाकर चिकोटी काट लेता है, जिससे उसे लड़की की दर्द के मारे आ निकल जाती है। लेकिन आरके नहीं रुकता, वह कभी उसके पेट को काटता तो कभी उसके पीठ को। जब आरके पूरी तरह से संतुष्ट हो गया तो दूसरी तरफ जाकर एक चाबुक उठा ले आता है। चाबुक को देखकर उस लड़की के आंखों में पूरी तरह से डर दिखाई लगा और वह रोते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज मत मारो। लेकिन आरके चाबुक को उसके पीठ पर बरसा देता है, जिससे वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन आरके को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह फिर लगातार चाबुक को उसके पेट और पीठ दोनों पर बरसाते हुए बोला, कमीनी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोके। इतना कहाकर वो और जोर से चाबुक से उस लड़की को पीटने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की दर्द को सहन नहीं कर पाती है तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती हूँ। तब जाकर आरके के फेस पर संतुष्टि दिखाई दिया और फिर वह चाबुक को फेंककर घुटने के बल नीचे बैठकर उस लड़की के गालों को दबाते हुए बोला, बहुत अकड़ है तेरे में। और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हो भी क्यों न, आखिर खून तो ओबेरॉय और राजपुताना है। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी ऐसे खतरनाक थी जैसे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इससे भी बड़ा होने वाला है। क्या कोई गेस कर सकता है कि यह लड़की कौन है? देखते हैं कितने लोग गेस करके कमेंट करते हैं कि यह लड़की कौन है।